नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी का अध्ययन लोक्स में बहुत-बहुत स्वागत है। कैसे हैं सभी? उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे दोस्तों। तो आज की क्लास है ये मैथ्स की प्रैक्टिस सेट 2। जैसा कि आप लोगों को पता है एसएससी जीडी के लिए हम तैयारी कर रहे हैं। एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट 1 में आप लोगों को करा चुका हूँ मैथ्स के लिए, और ये मैथ्स का दूसरा प्रैक्टिस सेट है। और ये आपका जो एग्जाम हुआ है 21/2/2024 को आप देख सकते हैं। 21/2/2024 को 5 से 6 बजे के बीच ये एग्जाम हुआ है। शिफ्ट 4 में, चौथी शिफ्ट में जो एग्जाम हुआ उसके मैथ के सारे क्वेश्चन, जो भी इस एग्जाम में 20 क्वेश्चन मैथ के पूछे गए हैं, वो सभी में आप लोगों को बेहतरीन ट्रिक के साथ सॉल्व कराऊंगा। तो उम्मीद है दोस्तों आप क्लास को अंत तक देखेंगे और अपनी तैयारी को परखेंगे, जांचेंगे कितनी हमारी तैयारी है, क्योंकि आप लोगों को पता ही है आपका एग्जाम नेक्स्ट मंथ फरवरी में है। तो ज्यादा टाइम आप लोगों के पास है नहीं। तो ठीक है, बिना टाइम वेस्ट के हुए शुरू करते हैं क्लास। तो देख लेते हैं पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 परसेंटेज का बहुत ही आसान सा सवाल, जिसे आप सेकंडों में ही उड़ा सकते हैं। तो आप देखिए 2022 में शहर एक की जनसंख्या 62,500 थी। एक वर्ष बाद एक की जनसंख्या बढ़कर 75,000 हो गई। जनसंख्या में प्रतिशत वृद्धि कितनी हुई? तो बहुत आसान सा सवाल, देखेंगे आप 62,500 से और यहाँ से हो गई 75,000। तो आप इसको माइनस करेंगे तो कितने की वृद्धि हुई? आप तुरंत बोल देंगे भैया 12,500। इतने की वृद्धि हो गई है। 12,500 जनसंख्या बढ़ चुकी है, और वो कितने पर बढ़ी है? तो आप बोलेंगे जी 62,500 पर। तो उसको अपॉन में ले लेंगे आप। दो जीरो से आप दो जीरो खत्म कर देंगे। आप इसको परसेंटेज में चेंज करेंगे तो आप 100 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 125 से हर कोई जानता है कितने बार कटेगा। तो आप तुरंत बोल देंगे 125 पंजे 625 होता है भैया, 5 बार कट जाएगा। और इस 5 से इस 100 को कितने बार काट देंगे? 20 बार। तो 20% इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, जो कि चौथे ऑप्शन में दिया गया है। तो चौथा ऑप्शन भाई अब टिक करेंगे। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे, ज्यादा खास कुछ क्वेश्चन में था नहीं। अगर आपको परसेंटेज आती है, आपके बेसिक क्लियर है, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था। तो ठीक है, इसी के साथ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो दूसरा क्वेश्चन मेरे दोस्त टाइम एंड वर्क का है, जिसमें दिया गया Z1, Z2 और Z3 एक काम को क्रमशः 100, 50 और 75 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन तीनों ने एक साथ मिलकर काम शुरू किया, लेकिन Z2 ने काम पूरा होने से 15 दिन पहले काम छोड़ दिया। तो काम कितने दिन में पूरा हुआ? तो इसके लिए मैं आपको बताता हूँ इस क्वेश्चन को करने की बेहतरीन ट्रिक, जिससे आप इस क्वेश्चन को बस 30 सेकंड में ही बना सकते हैं। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर जो भी दिया है उसे लिख लेते हैं। Z1 था, वो इस काम को करता है 100 डेज में, 100 डेज में, ठीक है जी। और Z2 करता है 50 डेज में, 50 दिन में। और Z3 इसी काम को करता है 75 डेज में, ठीक है जी। सब ये दिन है। अब इसका टोटल वर्क आप जानते ही हैं, हम इसका क्या मान लेते हैं? एलसीएम। तो इसका एलसीएम कितना आएगा? तो आप जी बोलेंगे 300 मान ले रहा, 300 इसका एलसीएम आ जाएगा। देख सकते हैं आप 300, टोटल वर्क हमारा हो गया 300। अब इनकी क्षमता की बात करेंगे, एफिशिएंसी की। तो एफिशिएंसी इसको 100 से आप डिवाइड करेंगे, इसकी 3 आ जाएगी Z1 की, इसकी भैया 6 आ जाएगी, और इसकी कितनी आ जाएगी? 4। तो सबकी एफिशिएंसी हमें मिल चुकी है। अब क्वेश्चन में बोला गया है कि तीनों ने काम स्टार्ट किया, लेकिन Z2 ने काम होने से 15 दिन पहले छोड़ दिया। तो हम क्या करते हैं कि हम मान लेते हैं कि भैया Z2 ने भी लास्ट के 15 दिन काम किया है। तो लास्ट के 15 दिन में Z2 कितना काम कर देगा? Z2 15 दिन में कितना काम करेगा? तो ये एक दिन में करता है वो 4 है। एक दिन में, सॉरी गलत हो गया है, Z2 ये था, ये एक दिन में करता है 6। तो ये 15 दिन में कितना कर देगा? तो 15 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, तो 90 काम कर देगा ये, 90। तो 90 बस अब हम मान लेंगे 300 वर्क हमारा ये था, 90 इसने किया, टोटल वर्क हमारा हो जाएगा 390। 90 आप इसमें ऐड कर देंगे, ये वाला प्लस करेंगे इसमें, तो 390 हो जाएगा, ठीक है जी। तो अब 390 काम तो भैया तीनों ने किया होगा। अब ये काम तीनों लोग करेंगे, तो तीनों की क्षमता आप जोड़ेंगे यहाँ पर। 6 और 3 9 और 4 13। तो 13 से यहाँ पर डिवाइड कर देंगे। 13 से इसको डिवाइड करेंगे तो 3 बार कटेगा, और एक जीरो था। तो 30 दिन इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा कि 30 दिन में ये तीनों मिलकर इस काम को खत्म कर देंगे, जबकि Z2 15 दिन पहले ही छोड़ चुका है काम। तो इस टाइप से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं आप इसे बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। तो इसी के साथ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही आसान सा 5 सेकंड का सवाल, कुछ भी नहीं है। जब भी आप लोगों को ऐसा प्रश्न देखिए जिसमें पॉइंट में अंडर रूट हमें वर्गमूल पूछा गया हो, तो आपको कुछ नहीं करना है, बस इसके दो दो के पेयर बना लेना। एक दो का पेयर ये, एक दो का पेयर ये, दो दो के जोड़े, ठीक है। अब 81 आप जानते हैं कितने का वर्ग होता है, तो आप तुरंत बता देंगे 9 का होता है भैया ये। 9 का वर्ग होता है 81, तो इसका वर्गमूल 9 आ गया। अब बस यहाँ पर जितने भी पेयर हैं पॉइंट उतने ही डिजिट के बाद आना। 1 2 3, तो पॉइंट को हम 3 डिजिट बार लगाएंगे। इसके आगे क्या कर देंगे? हम 2 जीरो बिठा देंगे, बस 2 जीरो, और यहाँ आ जाएगा हमारा
पॉइंट, और ये लास्ट में ये पॉइंट रहेगा, तो इस पॉइंट का कोई मतलब, ये जीरो रहेगा इधर, तो 0.009 इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा, जो कि कौन से ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है। ऑप्शन 3 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो बहुत ही आसान सा प्रश्न था। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, ये भी बहुत आसान प्रश्न। इस क्वेश्चन की मैं आपको बताता हूँ बेस्ट टेक्निक, बेस्ट ट्रिक सॉल्व करने की। जब भी आप लोगों को ऐसा प्रश्न दिया हो, जब भी ये यहाँ पर इसके साथ मल्टीप्लाई में हो कुछ भी नंबर, एम एन एक्स वाई जेड कुछ भी हो, और उसका हमें एम एन सी, यहाँ पर जो संख्या है उनका अनुपात पूछा गया है, जहां भी जो भी यहाँ वेरिएबल है उनका अनुपात पूछा जाए, तो आपको कुछ नहीं करना है। जैसे एम एन सी का अनुपात हमें निकालना है, तो आपको जहां भी एम के साथ जो भी नंबर है उसका रेसिप्रोकल कर देना है 1/4, उसका व्युत्क्रम कर देना है बस, और हर एक का व्युत्क्रम करके आप एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे, वही हमारा आंसर होता है इसका 1/30। तो अब इसका एलसीएम लेंगे आप, कितना आ जाएगा 20, या फिर आप इसमें 20 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 4 पंजे 20, 5 आ जाएगा यहाँ पर, और 5 से 4 बार जाएगा, और इससे एक, तो रेशियो हम नीचे वाली नंबर ये लेते नहीं, बस रेशियो हमारा आ जाएगा 5 4 1, तो 5 4 1 ऑप्शन तीसरे में दिया गया, तो तीसरा ऑप्शन बिल्कुल इसका करेक्ट है। इसी टाइप से आपको इसे सॉल्व करना है, कुछ भी नहीं मानना है कि कोई कांस्टेंट के मान के चले, ऐसा कुछ नहीं करना है। जब भी रेशियो पूछा जाए तो बस आप लोगों को इसका रेसिप्रोकल कर देना, जो भी यहाँ पर मल्टीपल में जो भी नंबर दिए गए होंगे वेरिएबल के साथ, उन सबका हम रेसिप्रोकल करके एलसीएम लेकर सॉल्व कर देंगे, और हमारा आंसर हमें मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आप समझ गए होंगे, सब कुछ आप लोगों को क्लियर होगा। नहीं क्लियर है तो वीडियो को रिपीट करके दोबारा देख सकते हैं। तो आप बढ़ता हूँ मैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 ये है चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन, बहुत ही आसान सा। 30% की वार्षिक दर से ऋण पर दी गई एक निश्चित धनराशि 1 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित है, और 1 वर्ष के लिए साधारण ब्याज के बीच का अंतर। तो इसमें दिया गया है एक धनराशि है, जिसको 30% वार्षिक ब्याज की दर से दिया जाता है, लेकिन उसने जो ब्याज है वो हाफ ईयरली कलेक्ट की है, तो हमें उसने 1 वर्ष के सीआई और एसआई का अंतर 337.5 दिया गया है, तो हमें बताना है वो धनराशि है कितनी। तो ठीक है जी, तो जब भी आप लोगों को ऐसा प्रश्न दिखे, तो यहाँ पर जो हमारी रेट है वो रेट कितनी है, 30%। एक मिनट, यहाँ पर रेट हमारी कितनी है, 30%, 30%, और ये है ईयरली, ईयरली रेट है। ठीक है जी, तो यहाँ से हाफ ईयरली रेट की बात करेंगे हम। हाफ ईयरली रेट हमारी कितनी हो जाएगी, इसका आधा कर देंगे रेट का आधा, तो 15% हो जाएगी यहाँ से हाफ ईयरली रेट। अर्धवार्षिक दर हमारी हो जाएगी 15%। जब भी आप लोगों को ईयरली रेट दी गई है और हाफ ईयरली निकालनी है, तो 2 से भाग करेंगे। अगर तिमाही की बात कर देता है तो रेट में हम किससे 4 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये हाफ ईयरली इसकी रेट हो जाएगी। ठीक है जी, तो इतना आप समझ गए होंगे। अब हम इस प्रश्न के लिए जब भी एक तरीका, तो मैं पहले आपको बिल्कुल शॉर्ट तरीका बताता हूँ। तो जब भी हमें सी आई एस आई का अंतर दिया गया हो, तो हमें कुछ नहीं करना है, इस रेट का स्क्वायर करके 100 से डिवाइड कर देना, वही हमारा अंतर होता है। तो 15 का आप स्क्वायर करेंगे अपॉन 100, ये हमारा सी आई एस आई का अंतर होता है। वो कितना हो जाएगा, 225 आएगा यहाँ पर, 225 अपॉन 100। ठीक है जी, तो ये आ जाएगा 2.25। अब 2.25 की वैल्यू ही हमें क्वेश्चन में दी गई है, तो हमें 100 की वैल्यू यहाँ पर बता देनी है। ये परसेंटेज समझ सकते हैं आप, इतने परसेंटेज। ठीक है जी, तो 2.25 की वैल्यू दी गई है क्वेश्चन में, 337.5। ठीक है, तो यहाँ से 1% की वैल्यू आप निकालें कितनी आ जाएगी, तो 1%, इसको डिवाइड करेंगे इधर ले जाके, तो पॉइंट से पॉइंट खत्म हो जाएगा, लेकिन इधर एक जीरो आ जाएगा इधर, और ये हो जाएगा यहाँ पर डिवाइड में, तो 33750 अपॉन 225। ठीक है जी, तो मैं 25 से डिवाइड कर लेता हूँ पहले से। देखो 25 से पहले से आप काटेंगे, तो 25 से कटेगा पहले एक बार। ठीक है, और यहाँ से फिर बच जाएगा कितना, 5 और 3 8 बचेगा, 8, और यहाँ पर हो जाएगा 87, 25 दिया 75, 3 बार चला जाएगा 87, और यहाँ से 12 बचेगा, 25 पंजे 125, और एक जीरो, और इधर हमारा 25 से कट जाएगा, 25 निम्मा 225 होता है, और 9 से फिर से आप इसे काटेंगे, तो 15 निम्मा 135 होता है। तो 1% की वैल्यू यहाँ से 90 आ जाएगी। 1% बराबर कितने का आएगा, 1% आप बोलेंगे कितना आ जाएगा, तो 9 से काटेंगे आप इसे 15, सॉरी 15 बार कटेगा, 15 में 135, तो 15, 1% की वैल्यू आ जाएगी 15। तो हमें बताना था 100% की वैल्यू। 100% हमारा क्या होता है, पूरी यहाँ पर जो टोटल धनराशि रही होगी 100% रही होगी, तो 100% का मान निकालेंगे आप, उसमें दो जीरो और आ जाएंगे, वन, दो जीरो पहले से थे और दो जीरो और आ जाएंगे, तो इसका आंसर आ जाए, एक मिनट, यहाँ एक जीरो आएगा, थोड़ी सी मिस्टेक हुई, एक मिनट। इधर जो ये आएगा यहाँ पर 150 आएगा, ये 150, 150 आएगा, और इधर फिर एक जीरो कम हो जाएगा यहाँ से, ये जी। तो अब
यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा 15,000 रुपए। 15,000 रुपए इस प्रश्न का सही आंसर है, जो कि चौथे ऑप्शन में दिया गया है। तो ऑप्शन 4 इसका बिल्कुल करेक्ट हो गया। तो आप इसे बिल्कुल अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरीके से आप लोगों को जब CI SI का 2 साल का अंतर दिया गया है, तो हमें रेट का स्क्वायर करके 100 से डिवाइड कर देना है। वही हमारी होती है यहाँ पर CI और SI का अंतर। ठीक है जी, तो आप समझ गए होंगे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6, आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 6, बहुत ही आसान सा और बहुत ही खूबसूरत सवाल। एक सुरेश एक कार को 36% की हानि पर बेचता है। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात कितना होगा? बहुत ही लल्लू सा आसान सा प्रश्न है, कुछ भी नहीं है। 36% की हानि पर बेच रहा है, तो भैया मैं मान लू CP इसका 100 ही मान लेता हूँ। चलो मैं CP मैंने 100 मान लिया, तो कितने की बेचेगा वो? 36%, 36 माइनस कर देगा, 64 की बेचेगा। तो अनुपात निकल आया CPS का। इसको आप छोटा कर लेंगे थोड़ा, तो आप काट देंगे, तो 4 से 25 बार कट जाएगा, और ये 4 से कटेगा 16। 25:16 यहाँ पर क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात हो जाएगा। कुछ भी था नहीं प्रश्न में, तो कुछ ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट हो जाएगा। तो एवरीथिंग इज क्लियर और नॉट, आप बता सकते हैं मुझे। अगर नहीं क्लियर है तो फिर से बता दूंगा मैं। बस आपको समझ आना चाहिए, मेरा काम है बताना और आपका काम है समझना। तो जब तक आपको समझ नहीं आएगा, मैं आप लोगों को समझाता रहूंगा। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। एक धनराशि पर 7% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज से ₹350 का मासिक ब्याज अर्जित करने के लिए आवश्यक धनराशि ज्ञात कीजिए। तो बहुत ही आसान सा प्रश्न है। यहाँ पर जो वार्षिक रेट दी हुई है, हमें 7% दी है वार्षिक रेट, लेकिन इसने इसका 1 महीने का मासिक ब्याज दिया है। 1 महीने का ब्याज ये दिया है, 1 मंथ का ब्याज है, 1 मंथ का। ठीक है जी, 1 मंथ का ब्याज अगर 350 है, तो हम 12 महीने का 1 साल का ब्याज नहीं लगा सकते, निकाल सकते हैं। तो 7% की वैल्यू जो हमारी होगी वो होगी 350 इंटू 12 के बराबर, क्योंकि हमारी जो रेट है वो ईयरली रेट है यहाँ पर। तो हमें जो ब्याज है वो भी ईयरली में चेंज करनी पड़ेगी। 1 साल में इतनी ब्याज मिल जाएगी, तो हमें बताना है वो धनराशि कितनी है। तो 7 से आप इसे काट देंगे तो 5 बार कट जाएगा, तो यहाँ से 1% कितना आ जाएगा जी? कितना आ जाएगा? 5 बार कट जाएगा, 50 और 12, तो 12 से गुना कर लेंगे, कितना आ जाएगा? 12 पंजे 60 और एक जीरो, ये 600। और हमें बतानी है मेरे दोस्त 100% की वैल्यू। तो 100% के लिए आप 2 जीरो और चिपका देंगे इसके पीछे, बस यही इसका आंसर हो जाएगा। तो 60,000 रुपए इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है, जो कि तीसरे ऑप्शन में दिया गया है। तो बहुत ही बेस्ट टेक्निक के साथ मैंने आपको इस प्रश्न को बताया। आप मौखिक भी कर सकते हैं, इतना भी पेन चलाने की जरूरत है नहीं इसमें, बस आपको समझाने के लिए इतना करना पड़ता है। मैं बस इसको मौखिक ही कर देता। तो अब बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है, 70,000 रुपए को ABC के बीच ए रेशियो भी 2:3 और बी अनुपात सी दिया है 4:5 है। तो इसमें ए का हिस्सा कितना है? तो ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ABC का आप यहाँ पर रेशियो बता सकते हैं मुझे कितना होगा? ए, बी और सी। इसके लिए मैंने आप लोगों को एक टेक्निक बताई थी, जैसे इसको ऐसे लिख लिया करो 2 और 3, और इसको 4 और 5, बस उल्टा एन बना देते हैं। आप लोगों को पता ही होगा, यहाँ से ऐसे जाते हैं, फिर ऐसे जाते हैं और ऐसे इनका गुना करके लिखते जाते हैं, वही हमारा इसका रेशियो हो जाता है। 4 दूनी 8 आएगा पहले यहाँ से, फिर आप ऐसे जाएंगे तो 12 आ जाएगा यहाँ पर ही 12, और इसको नीचे आएंगे तो 15 हो जाएगा। तो इन तीनों का रेशियो मिलेगा हमें इतना। अब ये टोटल यहाँ पर करेंगे, 12 8 20 हो जाएगा और 15 35, तो 35 हो जाएगा टोटल करने पर। तो 35 की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी गई है 70,000 रुपए। तो यहाँ से आप एक की वैल्यू निकालेंगे, कितनी आ जाएगी? तो 2 बार कट जाएगा इससे, 35 दूनी 70, 2,000 रुपए हमें बताना था। इसमें एक का हिस्सा हिस्सा कितना है? तो ए का हिस्सा यहाँ पर 8 है, तो आप 8 से इसमें गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 8 से आप इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा भैया 16,000। 16,000 रुपए हिस्सा उसमें रहा होगा ए का, जो कि ऑप्शन नंबर चौथे में दिया गया। तो चौथा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। तो आप लोगों को ये समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूं मैं ऐसी। तो अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 9, बेहद आसान और बेहद खूबसूरत सवाल दोस्तों, और बहुत ही अच्छा सवाल है। तो इसके लिए मैं आपको एक इसका भी बेस्ट मेथड बताऊंगा, देखेंगे आप सेकंडों में इसके बाद इसे आप सॉल्व कर लेंगे। जैसे यहाँ पर दिया गया है 58 की पावर है 29, इसको 5 से भाग देने पर शेषफल कितना आएगा? इसको इससे डिवाइड करेंगे 5 से, तो हमारा रिमाइंडर क्या बचेगा, ये हमें इस प्रश्न में बताना है। तो हम इसको टोसिएंट मेथड से दोस्तों करते हैं। टोसिएंट मेथड क्या करता है, इसकी पावर को हम छोटा कर लेते हैं। जैसे 29 पावर है, तो इसका टोसिएंट निकालकर हम उस टोसिएंट से इस पावर में डिवाइड कर देते हैं, और ये हो जाता है पर छोटा, फिर उसको हम आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो टोसिएंट में आप लोगों को बता देता हूँ, जब भी
कोई हमारे पास प्राइम नंबर हो जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, प्राइम संख्या है जिससे हम भाग कर रहे हैं उसमें, तो उसका टोशियंट निकालने का तरीका, जैसे पी कोई प्राइम संख्या है और इसका हमें टोशियंट बताना है, तो इसका टोशियंट मेरे दोस्त होता है पी वन माइनस वन अपॉन पी। अगर प्राइम नंबर नहीं है वो, तो हमें उसे प्राइम फैक्टर में पहले डिवाइड करना पड़ेगा, उसके बाद हम उसका टोशियंट निकालेंगे। तो अब यहाँ पर हमारा 5 है, 5 से डिवाइड कर रहा था, 5 एकदम प्राइम है, तो इसका टोशियंट आप बताएंगे कितना हो जाएगा, तो पी की जगह 5 रख देंगे, 5 माइनस और 1 - 1/5, तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 5 और यहाँ से बचेगा 4/5, तो 5 से आप इसको डिवाइड कर देंगे तो मेरे दोस्त इसका टोशियंट मिल जाएगा हमें 4। अब कुछ भी नहीं बचा है प्रश्न में, इसकी जो पावर यहाँ पर दी गई है, मैं ये इस पावर को हम डिवाइड कर देते हैं इस टोशियंट से, तो 29 को आप भाग करेंगे 4 से, तो 4 सत्ते 28 होता है, तो यहाँ से जो रिमाइंडर है मेरे दोस्त कितना बचेगा, 1। अब बस कुछ नहीं करना है, जो हमें नंबर दिया 58 इसकी पावर आप 1 करेंगे, और जो टोशियंट से डिवाइड करने पर रिमाइंडर बच रहा है वही पावर रख देनी है, और 5 से आप इसे डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 से पूरा कट जाएगा, 11×5 = 55, 11/12 यहाँ से 55 + 3, यही तो हो जाएगा। पूरा लिख के दिखा देता हूँ आप लोगों को, आप 5 से डिवाइड करेंगे 55 तो पूरा कट ही जाएगा, तो शेषफल बच जाएगा मेरे दोस्त 3। 3 इस क्वेश्चन का सही आंसर, रिमाइंडर इसका बचेगा 3, जो कि चौथे ऑप्शन में दिया गया है। तो दोस्तों इस टाइप से आप इस प्रश्न को बनाएं तो बेहतर रहेगा, बहुत ही कम समय में आप बना सकते हैं। जब ये टोशिएंट मेथड आपको समझ में आ गया है तो आप रिमाइंडर थ्योरम का कोई भी प्रश्न बिल्कुल आसान तरीके से बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप समझ ही गए होंगे बहुत अच्छे से। तो फिर मैं बढ़ता हूँ अगले सवाल पर। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। प्रथम 31 विषम संख्याओं का औसत कितना है? बहुत ही आसान सा सवाल। प्रथम विषम 31 संख्याएं आप बताएंगे मुझे कहां तक होंगी। जैसे मैं 1 से स्टार्ट करूंगा, 1 आएगी, 3 आएगी, 5 आएगी और इसके बाद 7 आएगी, ये डॉट डॉट कहां तक आएंगी, आप मुझे बताएंगे कहां तक आएंगी? तो बिल्कुल बता देंगे जी, क्यों नहीं बताएंगे। जैसे मैं बात करूं 31 हमें लेनी है, तो मान लो टोटल 62 तक मैं चला जाता हूँ, 62 तक, तो 62 तक टोटल जो विषम संख्याएं आएंगी 62 से पहले तक, वो इसकी आधी तो हो जाएंगी 31, 62 का आधा होता है 31, इसका मतलब 61 तक, 61 तक ये विषम संख्याएं आएंगी 31। आप देख सकते हैं 1 से 61 तक, आप लोगों के पास अगर इतना टाइम है तो आप गिनती कर सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप गिन के देख सकते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक भैया 31 ही संख्याएं आएंगी, नहीं आपको भरोसा होता है तो आप काउंट कर सकते हैं और मुझे बता सकते हैं। तो यहाँ पर 31 संख्या आ जाएंगे, इसका अब हमें औसत बताने के लिए कुछ नहीं करना है, बहुत ही सिंपल, एक लाइन में आप कर लेंगे। यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना है, इसका फर्स्ट नंबर लेना है और लास्ट नंबर, फर्स्ट और लास्ट को लेकर बस 2 से डिवाइड कर देना, वही इसका औसत होता है। तो 1 + 61/2 करेंगे आप, तो 62 हो जाएगा, 62 में आप 2 से डिवाइड करेंगे तो भैया 31 ही इसका आंसर आ जाएगा, 31 ही इसका आंसर है, जो कि 31 ही संख्या नहीं, देख सकते हैं आप 31 ही आ रहा है इसका औसत। तो आप अगर नहीं पता था आप लोगों को तो आप तुक्का भी बढ़ाते, इसमें तुक्का भी मार के आते तो ये 31 लगा देते, आंसर सही हो जाता बिल्कुल आप लोगों का। ठीक है, और आपको 2 नंबर मिल जाते फ्री के। देख सकते हैं आप, इतना आसान सा प्रश्न था, तो 31 इसका सही आंसर है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, क्वेश्चन नंबर 11। एक अर्धगोले का व्यास दिया है यहाँ पर 21 सेंटीमीटर, अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। तो व्यास भैया यहाँ पर है 21, तो आप रेडियस बता देंगे मुझे कितनी हो जाएगी, 21/2। रेडियस हमेशा व्यास की आधी होती है, आप लोगों को पता ही होगा, बेसिक सी चीज। अब देखो, अब यहाँ पर हमें अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो बहुत से भाई क्या करेंगे, जैसे गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो टोटल सरफेस एरिया होता है टी, ऐसे मेरे दोस्तों 4πr² होता है। मैं पूरा समझा देता हूँ आपको कंसेप्ट, 4πr²। ठीक है, गोले का एक टोटल सरफेस एरिया होता है 4πr²। अब यहाँ पर वो बोलेगा इसका कुल पृष्ठीय से अर्धगोला, अर्धगोले का आप बोलेंगे आधा हो जाएगा, भैया आधा नहीं होता है यहाँ पर, यही ध्यान रखना है आप लोगों को। अगर अर्धगोले का वो कर्व सरफेस एरिया की बात करता है वो 2πr² होता है, लेकिन वो टोटल सरफेस एरिया की बात करता है अर्धगोला। अर्धगोला में पहले आप लोगों को बनाकर दिखाता हूँ। अर्धगोला कुछ इस टाइप से बनेगा, जैसे हमें कटोरी दिखती है, कटोरी की तरह से। ठीक है, कटोरी कटोरा जो भी होता है बस उसी की तरह होता है। ठीक है, तो यहाँ से देखेंगे आप, एक तो ये आधा कर दिया हमने, तो एक ये वक्र पृष्ठ हो गया इसका, तो 2πr² तो ये हो जाएगा, 2πr² तो वक्र पृष्ठ हो जाएगा इसका। और एक यहाँ से ये और बनेगा इधर, ये वाला, तो ये कितना होगा, ये एक सर्कल सा बनेगा, तो सर्कल का πr² होता है, तो πr² आप इसमें ऐड कर देंगे, तो जो हाफ मतलब सेमी सर्कल होता है, हेमी स्फीयर इसे बोलते हैं, सेमी सर्कल नहीं, सॉरी गलती से बोल दिया मैंने, हेमी स्फीयर जो होता है उसका जो टोटल TSA होता है वो 3πr²
आर स्क्वायर होता है, ये आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना, आप गलती ना करें, 2 पाई आर स्क्वायर लगा देंगे और आपका आंसर आ जाएगा गलत। ठीक है, तो आप लोगों को मैंने फॉर्मूला बहुत अच्छे से समझा दिया। अब फिर प्रश्न को सॉल्व कर लेते हैं। तो इसी फॉर्मूले में आप रख देंगे, तो आपका इसके टी ऐसे निकालेंगे तो देखेंगे आप 3 आ जाएगा यहाँ से। पाई की वैल्यू लगाएंगे आप 22/7 आ जाएगी, और आर स्क्वायर है तो 21/2 में 2 बार इसे लिख देता हूँ, और इसे आप सॉल्व करेंगे और आंसर हमारा मिल जाएगा। ठीक है, तो देखो अब मैं इसे पूरा भी सॉल्व नहीं करूंगा, अभी बताऊंगा आप लोगों को क्यों। देखो 7 से इसे मैं डिवाइड कर दूंगा 3 बार, ठीक है जी, और इससे मैं इसे डिवाइड कर दूंगा 11 बार, 11 हो जाएगा। अब इतना बच गया, अब इसको आप मल्टीप्लाई करें और 2 से डिवाइड करें, आप लोगों को आंसर मिल जाएगा। लेकिन मैं नहीं करूंगा डिवाइड, क्यों क्यों नहीं करूंगा कि मैं आप लोगों को बताता हूँ। इसमें एक 3 आ रहा है, 3 3 तो में एक आ ही रहा है, तो इसमें जो भी ऑप्शन होगा वो 3 का मल्टीपल होगा। तो सबसे पहले मैं चेक करूंगा पहला वाला 3 का मल्टीपल है क्या, बिल्कुल नहीं है 3 का मल्टीपल, पहला ऑप्शन नहीं हो सकता। दूसरा चेक करेंगे आप, ऐसे 8 और 1 9, ये खत्म हो ही जाएगा, 3 भी खत्म हो जाएगा, और 5 और 2 7, तो ये भी 3 का मल्टीपल नहीं है, दूसरा भी ऑप्शन कट गया। ठीक है, अब देखो तीसरा देखते हैं, तो तीसरा वाला 3 का मल्टीपल है, चलो ये हो सकता है। अगला देखते हैं, 6, ये हो गया 5 और 3 8, अब ये दोनों ऑप्शन हैं जो 3 के मल्टीपल हैं। तो अब इसके बाद 2 ऑप्शन तो कट चुके हैं, अब देखो मैं क्या देखूंगा, अब देखूंगा मैं 7 का मल्टीपल कौन सा है, क्योंकि इसमें एक 21 में 7 भी आ रहा है, यहाँ पर एक 7 भी आएगा। तो 7 का मल्टीपल आप चेक करेंगे इसमें से, तो पहले अलग डिवाइड ही करके देख लो, 7 से आप डिवाइड करेंगे, चला जाएगा एक, पहले एक बार, फिर यहाँ से 7, फिर यहाँ से 2 बचेगा, 7 दूनी 14, फिर 6 बचेगा, 7 पंजे 65, बिल्कुल नहीं 7 का मल्टीपल, तो एक ही ऑप्शन बचता है चौथा। तो चौथा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बस आप लोगों को कैलकुलेशन पर भी ध्यान रखना है कि कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे। तो ये इसका ऑप्शन हो गया चौथा सही। ये 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इस अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। अगर आप लोगों को नहीं है अभी थोड़ा बिलीव, तो मैं आप लोगों को इसको सॉल्व भी कर देता हूँ आपके लिए। तो आप इससे गुना करेंगे, इसका 3 का 9 हो जाएगा, 9 का 11 से करेंगे 99 हो जाएगा। ठीक है जी, 99 और 21/2 इतना बचा। देखो अब चलो पूरा तरीके से बता देता हूँ आप लोगों को। अब देखो यहाँ पर गुना में पूरा नहीं करूंगा, कैसे, क्योंकि मैं यहाँ पे 100 मान लूंगा, 2100 हो जाएगा, और 2100 में से मैं कितना माइनस कर दूंगा, 21, 100 - 1 करेंगे आप, तो 2100 में से 21 आप माइनस कर देंगे, तो कितना बचेगा मेरे दोस्त, 2079, 2079 बच जाएगा बस, इसका आधा। तो इसका आधा आपको पता ही है, यही होता है इसका आधा, 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका सही आंसर है। तो आप गुणा ही करना चाहते हैं तो आप गुणा करके भी कर सकते हैं। मैं तो कहूंगा कि आप लोग यही टेक्निक अपनाएं, तो आप अपना समय बचा सकते हैं और उस समय को दूसरे क्वेश्चन में लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 12, 4 घंटियां 6, 8 और 9 और 10 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं, सभी घंटियां एक ही समय पर बजती हैं, तो कितने समय बाद वह पुनः एक साथ बजेंगी। तो ऐसे प्रश्न के लिए आप लोगों ने बहुत सॉल्व किए होंगे, ऐसे प्रश्न बताए होंगे आप लोगों के सर ने। कुछ नहीं करना, बस इसका एलसीएम जो होता है वही इसका आंसर होता है, एलसीएम। तो इसका एलसीएम कितना आएगा, 8, 6, 9 और 10, भैया इसका एलसीएम 360 आएगा, 360। इसका एलसीएम ले लेते हैं, 300 सेकंड बाद वो 360 सेकंड बाद वो घंटियां फिर से एक साथ बजेगी। तो अब 360 सेकंड को हम चेंज कर देंगे भैया मिनट में, तो मिनट में आप चेंज करेंगे तो 60 से आप डिवाइड कर देंगे, आप बहुत अच्छे से जानते हैं, क्योंकि एक सेकंड में मतलब एक मिनट में 60 सेकंड होती है, तो बस ये 6 मिनट आ जाएगा, 6 मिनट। तो 6 मिनट बाद वो घंटियां फिर से एक साथ बजेंगी। तो हमारा ऑप्शन पहला ही बिल्कुल सही दिया है, तो आपको पहला ऑप्शन इसका टिक करना चाहिए। और अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं क्या कहता है जी। क्वेश्चन नंबर 13, अमन एक काम 28 दिन में कर सकता है, वह कुल काम का कितना भाग 8 दिन में पूरा कर सकता है। वेरी इजी क्वेश्चन, वेरी सिंपल, कुछ भी नहीं है। अगर किसी काम को भैया 8 दिन में करता है और कुल काम का पूछा है कितना भाग वो 8 दिन में करेगा, तो 8 भाग ऊपर रखेंगे आप, और टोटल यहाँ पर कितने दिन, 28 दिन, 8 दिन में जो काम कर 8 ऊपर रखेंगे और 28 नीचे, बस इसको सॉल्व करेंगे। इसको काट देंगे 4 से, 2 बार कट जाएगा, और 4 सत्ते 28, 2/7 भाग दोस्तों वो पूरा कर लेगा 8 दिन में, कुछ भी नहीं। बहुत आसान सा प्रश्न था। अब मान लो इसी प्रश्न में पूछ लेता, अब इसका कितना शेष बच गया है, शेष भाग कितना बचा है, तो बस 5 इसमें से माइनस करते, बस शेष बचा हुआ भाग उसका आ जाएगा 5/7, 5/7 अभी उसका काम बचा हुआ है। कुछ भी पूछ सकता था, तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है जी, ठीक है मेरे दोस्त, ठीक है मेरे भाई, आप समझ गए होंगे इसे भी। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, एक वस्तु का अंकित मूल्य 640 रुपए, यदि उस वस्तु पर 37.5% की छूट दी जाती है तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है। तो 37.5% आप फ्रैक्शन में जानते हैं कि कितना होता है, अगर नहीं जानते हैं तो आप ऐसे निकाल सकते हैं, 75% होता है भैया 3/4, तो 75 का आधा है
तो हम 3/4 का भी आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 3/8 हो जाएगा कि नहीं? बिल्कुल हो जाएगा जी, क्यों नहीं होगा। हम नहीं होगा तो हम कर देंगे इसे। तो अब बस इसने 8 रुपए की चीज पर 3 रुपए की छूट दे दी है, तो आप यहाँ पर ये मान लेंगे इसका एमआरपी। एमआरपी आपका ये है, ठीक है जी, और ये हो गई आपकी छूट। ये छूट हो जाएगी। हमें बताना है उस वस्तु का विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य 5 होगा यहाँ पर। तो ये 8 में से 3 माइनस कर देंगे, तो इसका मतलब ये 8 रुपए की चीज भैया 5 रुपए में बेची गई है, बस यही तो आंसर बताना है। 8 की वैल्यू क्वेश्चन में अब अलग कर देता हूँ, चलो मैं 8 और 5 ये रेशियो अलग लिख के बता दे रहा हूँ आप लोगों को। ये था एमपी और ये था भैया, यहाँ पर था ये एसपी, क्योंकि छूट यहाँ पर कितनी है, 3 माइनस कर देंगे तो बस अब कुछ नहीं बचा। 8 की वैल्यू है दोस्तों 640, तो कितने गुना है इसका, ये आप बोलेंगे 80 गुना है इसका, 80 से गुना होने पाया है। 8 8 64, ठीक है। तो हम यहाँ पर भी आप 80 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 पंजे 40, 400। तो 400 रुपए उस वस्तु का विक्रय मूल्य हो जाएगा, जो कि दूसरे ऑप्शन में दिया गया है। बहुत ही आसान था, कुछ भी नहीं, इतना भी नहीं करना था आप लोगों को, बस सिंपल सा इतना लिखते 640 यहाँ लिखना था लोग। बिल्कुल आसान तरीका 640, और इसके में 3, 8 पर 3 की छूट हो गई तो बचा कितना 5, 5/8 निकालना था बस। इससे से काटते आप कितने बार 80 टाइम कटता, 80 का आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर भी 400 रुपए ही आ जाएगा। तो 400 रुपए उसका एसपी है, सेलिंग प्राइस, ठीक है जी। तो आप अच्छे से समझे होंगे, उम्मीद करता हूं मैं ऐसी। तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, 5 संख्याओं का औसत 36 है, प्रथम दो संख्याओं का औसत अंतिम 3 संख्याओं के औसत का 1.5 गुना है, तो प्रथम दो संख्याओं का योग कितना है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा ठीक ठाक है, बड़े ध्यान से आप लोग इसे समझेंगे। मैं आपको पहले से बताता हूँ ट्रिक से, फिर आपको इसका बेसिक भी थोड़ा समझा दूंगा। तो जैसे भैया 5 संख्याएं थी, उनका औसत था 36, तो 5 संख्याओं का औसत अगर 36 था, तो अगर हम उसके सम की बात करें, योग कितना हो जाएगा इनका, इन संख्याओं का अगर योग की बात करें तो आप 36 में 5 से गुना कर देंगे, 36 × 5, तो ये 180 आ जाएगा। तो इन संख्याओं का जो योग है सम निकल के आएगा 180। अब वो बोलता है पहली जो दो संख्या है, तो अब ये 180 में से पहली दो संख्याएं, फर्स्ट और सेकंड दो संख्याएं ये हो जाएंगी, और बाकी की तीसरी, चौथी और पांचवी मैं ऐसे अलग अलग लिख लेता हूँ। इसने कंडीशन दी है कुछ क्वेश्चन में इसलिए। तो उसने बोला है प्रथम दो संख्याओं का औसत अंतिम 3 संख्याओं के औसत का 1.5 गुना है, तो प्रथम दो संख्याओं का योग कितना है। तो ठीक है दोस्तों, मैं ऑप्शन से ही चेक कर लेता हूँ। जैसे पहला ऑप्शन ही मान लिया मैंने, पहली दो संख्याओं का औसत 90 है, 90, ठीक है। औसत नहीं, सॉरी, ये इनका योग 90 है, और टोटल हमारा योग है 180, तो 180 में से आप 90 माइनस कर देंगे, बाकी की 3 संख्या उनका भी योग 90 रहा होगा, ठीक है जी। अब इसके औसत की बात करें, आप इसका औसत निकालेंगे, इसमें 2 से भाग करेंगे, उसमें 3 से करेंगे, तो इसका औसत कितना आ जाएगा, तो आप बोलेंगे जी 45 आ जाएगा, और यहाँ पर 30 आ जाएगा, ये 30 आ जाएगा। तो क्या है ये, इसका 1.5 गुना है जी, बिल्कुल इसका 1.5 गुना है, 3/2 गुना है इसका, देख सकते हैं आप। तो बस यही आंसर हो गया हमारा 90। तो 90 का पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही है, पहला ही हमने चेक किया, पहला ही आंसर आ गया। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को बना सकते थे, ठीक है। आप समझ गए होंगे, मैंने यहाँ पर ये इनका सम निकाल दिया अलग अलग। 90 इसका सम है, ऑप्शन से उठा लिया मैंने 90, और तो इधर भी सब 90 होगा। अब इसके औसत की बात करेंगे, संख्याएं दो थी तो 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पर इधर संख्याएं थी 3 तो 3 से, तो इसका औसत निकल के आया मेरे दोस्त 30, और इसका 45 क्वेश्चन में हमें दिया गया है। तो पहली दो संख्याओं का औसत अगली वाली 3 संख्याओं के औसत का 1.5 गुना है, तो वो हमारा बिल्कुल यहाँ पर राइट हो रहा है, ऐसी बात, ये सही हो रहा है। तो हम बस इसको फिर ऑप्शन 90 टिक कर देंगे, ऑप्शन 90 हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। अब आप लोगों को इसको मैं तरीके से बता देता हूँ थोड़ा, ठीक है। तो आप इतना समझ गए होंगे, तो मैं इधर लिखता हूँ थोड़ा, इधर। अब आपको बिल्कुल बेसिक से मैं बता देता हूँ, जैसे आप लोगों को ये ध्यान नहीं आता है, बेसिक आपका इसका क्या हो सकता है, आप देख लेंगे। जैसे जी ए, अब मैं संख्या मान लेता हूँ पर 5 संख्या, जैसे मैं उनका योग लगा दूंगा, A+B C+D+E, तो वो हो जाएगा 180, ठीक है, इतना हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब उसने बोला है प्रथम दो संख्या ए और बी, ये A+B का औसत, तो औसत के लिए आप 2 से भाग करेंगे, बराबर। उसने बोला है बाद की 3 संख्याओं C+D+E, इनका औसत निकालेंगे, 3 से भाग करेंगे, ठीक है। यहाँ पर 3 संख्याएं हैं, प्रथम दो संख्याओं के औसत का 1.5 गुना है, तो इसका 1.5 गुना कितना हो जाएगा, 3/2, तो 3/2 से आप इधर गुना कर दें। उसने ऐसा बोला है प्रथम दो संख्याओं का औसत बाकी की 3 संख्याओं के औसत का 1.5 गुना है, तो देखो 3 से 3 आप यहाँ पर ये काट दोगे, और इधर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इतना आप समझ गए। तो यहाँ से हमें एक कंडीशन मिल गई, A+B बराबर किसके है, C+D+E। अब प्रश्न में कुछ बचा नहीं है, अगर A+B की जगह हम C+D
प्लस ई रख सकते हैं, सी प्लस डी प्लस ई की जगह हम ए प्लस बी रख सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे ये था, मैं इस चीज को अब यहाँ लिख रहा हूँ, तो आप यहाँ पर ए प्लस बी, सी प्लस डी प्लस ई की जगह भी हम, क्योंकि ए और बी का पूछा गया है, तो सी प्लस डी प्लस ई की जगह भी हम ए प्लस बी रख सकते हैं। और बराबर कितने के था, 180 के था। ठीक है जी। तो यहाँ से ये हो जाएगा 2 ए प्लस बी, इतना हो जाएगा, आप इसको ऐड करेंगे और ये आ जाएगा 180, 180। तो हमें पूछा गया था प्रथम दो संख्याओं का योग कितना है, तो 2 से आप डिवाइड कर देंगे उधर जाकर, तो ए प्लस बी आ जाएगा 90। तो 90 इन सब का दो संख्याओं का योग हो जाएगा। तो पहला ही ऑप्शन हमारा सही था। तो आप तरीके से बनाना चाहते हैं इस क्वेश्चन को तो ऐसे बना सकते हैं, और मैं तो कहूंगा आप ऑप्शन से ही करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। आप टाइम बचा पाएंगे अपने एग्जाम में, और वो टाइम दूसरे क्वेश्चन में लगा पाएंगे। ठीक है जी। तो आप बहुत अच्छे से इस प्रश्न को समझ गए होंगे। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16, एक निश्चित शहर की जनसंख्या में पहले वर्ष में 5% और दूसरे वर्ष में 8% की वृद्धि होती है, जनसंख्या में कुल प्रतिशत वृद्धि कितनी है। तो बहुत आसान सा, वही सक्सेसिव वाला फॉर्मूला लगा देंगे हम। इन दो सक्सेसिव का फॉर्मूला आप लोगों को पता ही होगा, जैसे x% और y% का हमें सक्सेसिव निकालना होता है, तो x प्लस एक्स वाई अपॉन 100। हम ये फॉर्मूला आप लोगों को ध्यान रखना है। अगर वृद्धि और कमी होती है तो कमी के लिए माइनस ले लेते हैं, आप लोगों को पता ही होगा। ठीक है जी। तो बस इसी फॉर्मूला को लगा देंगे, 5 और 8 आप ऐड करेंगे 13 हो जाएगा, 13% तो ये हो जाएगा। प्लस 5 और 8 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 40। और आप 100 में से डिवाइड करेंगे, 100 से इसमें डिवाइड करेंगे, तो एक जीरो कट जाएगा, 0.4 और आ जाएगा। इसको आप ऐड करेंगे तो 13.4%। बहुत ही आसान सा प्रश्न था, कुछ भी नहीं था। तो 13.4% इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि दिया गया है ऑप्शन नंबर 2 में। तो ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है जी। तो अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है जी, 17, 17 भी बहुत ही आसान सा प्रश्न है, इसमें भी कुछ भी नहीं है। प्रश्न में दिया गया है क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 132 रुपए है, यदि लाभ प्रतिशत 20% है तो विक्रय मूल्य कितना है। तो 20% आप जानते हैं कितना होता है जी, बिल्कुल जानते हैं, क्यों नहीं जानते आप, बस इसे परसेंटेज को इतने दिन से पढ़ ही रहे हैं, 1/5 होता है। तो ये भैया प्रॉफिट हो जाएगा, ये वाला प्रॉफिट, और ये सीपी आप लोगों को पता ही होगा। तो अब एक का प्रॉफिट है, 5 सीपी है, लेकिन यहाँ पर दिया है ना इसने क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर भी तो भैया लाभ होगा। वो जो अंतर होगा दोनों का, वो लाभ ही तो हो जाएगा। लाभ की वैल्यू, एक की वैल्यू हमें दी हुई है क्वेश्चन में कितनी, 132। तो हमें बताना क्या है, इस वस्तु का विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य कितना रहा होगा, 5 की चीज वो 1 लाख पर बेचेगा तो 6 में बेचेगा, 5 की चीज 6 में ही तो बेचेगा दोस्तों। ये सीपी हो जाएगा इसका, और ये एसपी। तो बस 6 से आप गुना कर देंगे, इसमें 6 से गुना करेंगे, 6 दूनी 12 का 2 आ जाएगा 18, और एक 19, 6 और एक 7, 792 रुपए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, जो कि दिया गया है पहले ही ऑप्शन में। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है इसका। बहुत ही ज्यादा कुछ कठिन नहीं था प्रश्न, बहुत आसान था। आप बहुत अच्छे से भी समझ गए होंगे। ठीक है जी। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर आज की क्लास का 18वां क्वेश्चन, बहुत ही आसान सा प्रश्न। ये एलसीएम बताना है हमें इसमें। तो एलसीएम आप जानते हैं लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, लेकिन जब भी हमें कोई भी प्राइम फैक्टर दिए हो और उसकी पावर है, मैंने जैसे एक क्लास में आप लोगों को और बताया है, तो उनकी हाईएस्ट पावर जो होती है उनको हम देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर 2 की घात कितनी है, 4, या 2 की घात 5 और 2 की घात 5। तो 2 की हाईएस्ट पावर क्या है इसमें, तो दोस्तों आप बोलेंगे 2 की हाईएस्ट पावर है दोस्तों 5 यहाँ पर। ठीक है, 2 की हाईएस्ट पावर 5 है तो 5 ले लेंगे। अब दूसरा 3 है, 3 की घात 3, तो 3 की घात 3 है यहाँ पर, 3 की घात 2 है और 3 की घात 6 है। तो हाईएस्ट वाली हमें लेनी होती है, यहाँ पर 3 की घात 6 यहाँ पर हाईएस्ट है। तो बस यही इसका हो जाएगा दोस्तों एलसीएम। जो भी हाईएस्ट पावर हमें दिखेंगी वही हमें ले लेनी होती है, वही हमारा हो जाता है एलसीएम। तो कौन से ऑप्शन में दिया गया है, 2 की घात 5 और 3 की घात 6, पहले ही ऑप्शन में दिया गया है मेरे दोस्त। तो पहला ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की। क्वेश्चन नंबर आज की क्लास का 19 क्वेश्चन, एक खिलौने का वास्तविक मूल्य, अब ये देखो डॉलर में दिया है, अब इंडिया में भी डॉलर चलने लगेंगे, इसलिए डॉलर में आंसर दे दिया है ना। डॉलर 25 है, लेकिन है 30% की छूट के साथ सेल में बेचा जाता है। तो खिलौने का विक्रय मूल्य कितना, आसान सा सवाल। उसमें डॉलर में $25 थी उसकी कीमत, 30% की छूट में आप बेचेगा तो ये 10 रुपए की कोई भी चीज कितने बेच देगा, 7 में। बस इतना सा सॉल्व करना, 25 सत्ते 175 होता है, और आप इसमें 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 17.5 पर 17.5 रुपए। फिर बोल रहा मैं गलती से डॉलर, ये डॉलर है तो डॉलर ही मानेगा, क्यों रुपए में बदले डॉलर को, क्योंकि डॉलर की कीमत आप लोगों को पता है 84-85 रुपए के लगभग होती है, जो कि हमारे रुपए से ज्यादा है। तो $17.5 उस खिलौने की कीमत हो जाएगी, जो कि दूसरे ऑप्शन में दिया गया। तो दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल
सही हो जाएगा। और आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, बस देख के चले जाते हैं। तो दोस्तों ऐसा ना करें, वीडियो को लाइक भी करते रहें, क्योंकि आपके लाइक से मुझे बस मोटिवेशन मिलेगा और मैं आप लोगों के लिए अच्छी से अच्छी क्लासेस लाता रहूंगा। और लाइक करने के यहाँ पर आप लोगों को ऐसा तो है नहीं, कुछ पैसे लगते हैं, बस 2 सेकंड का काम है, बस दबाना है आपको लाइक वाला बटन, क्या ही है लाइक करने में। तो आप अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 20। तो कारें एक ही बिंदु से चलना शुरू करती हैं और एक दूसरे से विपरीत दिशा में यात्रा करती हैं। यदि एक कार की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरी की चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है, तो 5 घंटे बाद वे दोनों एक दूसरे से कितनी दूरी पर होंगी। तो आप लोगों को पता ही है मेरे दोस्तों, जब भी एक कंसेप्ट में आप लोगों को बताता हूँ, कोई भी गाड़ी हो, कार हो, ट्रेन हो, कुछ भी हो, जब वो समान डायरेक्शन में एक ही दिशा में दोनों चलती है, जैसे कोई कार ए थी और ये एक बी थी, जब वे एक ही दिशा में चलती है, इसकी स्पीड मान मान ले x किलोमीटर पर घंटा और इसकी y, तो इसकी जो रिलेटिव स्पीड होती है मेरे दोस्त, हमेशा माइनस हो जाती है, x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अगर अब ये चलती दोनों विपरीत दिशा में एक दूसरे की तरफ, ऐसे एक इधर से आती और एक इधर से, ये मान लो ए थी और ये बी, तब इनकी स्पीड मेरे दोस्त हो जाती है प्लस, रिलेटिव स्पीड इनकी आ जाती है एक्स प्लस वाई हो जाएगी। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, बस इतनी सी बात इस प्रश्न में है, फिर इस प्रश्न में कुछ भी नहीं बचता है। तो इस क्वेश्चन को हम करते हैं सॉल्व। तो यहाँ पर देखो, दो कार दी गई थी और ये विपरीत दिशा में जा रही हैं और एक दूसरे से दूर जाती है। मान लो ये पॉइंट था, एक कोई ए पॉइंट था, तो भैया एक कार यहाँ से इधर को मूव करती है और एक कार भैया इधर को मूव करती है, ऐसे चली जाती है। मान लो एक कार ए थी और एक कार बी थी और इनकी स्पीड हमें दी गई है। इसकी स्पीड दी है 40 किलोमीटर पर आवर और इसकी दी गई है 50 किलोमीटर पर आवर। तो आप इसकी रिलेटिव स्पीड मुझे बताएंगे। तो अब भैया विपरीत दिशा में जा रही है, तो विपरीत दिशा के लिए हम प्लस करते हैं, तो इसकी रिलेटिव स्पीड आ जाएगी कितनी, रिलेटिव स्पीड इनकी आएगी मेरे दोस्त 90। दोनों को आप ऐड करेंगे 90 किलोमीटर पर आवर। ये किलोमीटर पर आवर था, ये भी किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो 90 किलोमीटर पर आवर इसकी रिलेटिव स्पीड हो जाएगी और ये टाइम हमें दिया गया है 5। तो आप लोग जानते ही हैं डी बराबर क्या होता है, डी बराबर एस इंटू टी होता है। तो 90 इंटू 5 यहाँ पर घंटे दिए गए, 5 से आप मल्टीप्लाई करेंगे, 9 5 जब 45, तो 450 किलोमीटर की दूरी पर वो एक दूसरे से होंगी। तो 5 घंटे बाद दोनों का 450 किलोमीटर की दूरी पर होंगी। तो ठीक है दोस्तों, इतने से ही प्रश्न थे, 20 क्वेश्चन जितने पूछे गए थे। तो इसका ऑप्शन चौथा, बिल्कुल चौथा नहीं, सॉरी, 1 मिनट, 450, दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। तो उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को आप समझ ही गए होंगे। तो टोटल 20 के 20 प्रश्न मैंने आप लोगों को सॉल्व करा दिए और आप लोगों ने देखा होगा आप लोगों की तैयारी कितनी है, आप एग्जाम में कितनी अपनी अच्छी परफॉर्मेंस दे पाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी, और अगर क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और कोई भी भाई बहन आपके जानने वाला अगर एसएससी जीडी का एग्जाम देने वाला है, तो उस तक इस क्लास को भेज सकते हैं, वो प्रैक्टिस अपनी कर सकता है इससे और अपने एग्जाम में थोड़ा बहुत वो फायदा इसका ले पाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आप बस एंजॉय करें, क्लास देखें और पेपर की तैयारी करते रहें, क्योंकि आप लोगों के पास ज्यादा टाइम है नहीं। तो बस इतना ही आज के लिए, अब मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखें, खुश रहें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।